नमस्कार, स्वागत है आपका। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में आज हमारा अगला मुद्दा है सूडान संकट एवं ऑपरेशन कावेरी। पिछले कुछ दिन से आप लगातार न्यूज में देख रहे होंगे कि सूडान में गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं। अलग अलग देश अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने में जुटे हुए हैं। भारत सरकार ने भी अपने नागरिकों को सूडान से सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी नामक एक अभियान शुरू किया था। इसके अलावा अब सवाल उठता है कि सूडान में ऐसे हालत क्यों बने, वहाँ गृह युद्ध की स्थिति क्यों है, इसके वर्तमान यानी कि तात्कालिक कारण क्या रहे, या इसकी पृष्ठभूमि भी क्या है कि सूडान में ऐसी अस्थिरता लगातार क्यों बनी रहती है, कई बार वहाँ सैन्य शासन क्यों रहा, सूडान की भौगोलिक स्थिति क्या है और जो वैश्विक शक्तियां हैं वो वहाँ अपने कौन से हित तलाश रही हैं, भारत के भी वहाँ क्या हित जुड़े हुए हैं, साथ के साथ ऑपरेशन कावेरी क्या है। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार हम ये जानेंगे कि हमारे सिलेबस में ये टॉपिक कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ है आपका मेन एग्जाम का पेपर सेकंड जीएस का, जिसमें मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक टॉपिक है। और अगर आप आरएएस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मुख्य परीक्षा का पेपर थर्ड, जिसमें टॉपिक है विश्व राजनीति एवं समसामयिक मामले। ये हमारे सिलेबस का वो पोर्शन है जहां ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यानी कोई भी मुद्दा पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सिलेबस में ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, यानी कि इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, महत्व क्या है। अब शुरू करते हैं आज का हमारा मुद्दा कि सूडान संकट और ऑपरेशन कावेरी। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पूरे वीडियो में। सूडान की भौगोलिक स्थिति समझेंगे, झगड़े का वर्तमान कारण क्या है वो समझेंगे, झगड़े के ऐतिहासिक कारण क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, ये सब देखेंगे। सूडान में प्राकृतिक संसाधन और उन्हीं प्राकृतिक संसाधनों के कारण वैश्विक शक्तियों के वहाँ क्या हित छुपे हुए हैं उसको समझेंगे। और अभी जैसा आप सभी जानते हैं अफ्रीका में हर देश अपने इंटरेस्ट ढूंढ रहा है जो महाशक्ति है या महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। तो भारत के भी अफ्रीका में क्या क्या हित हैं इसको देखेंगे। और ऑपरेशन कावेरी क्या है, भारत सरकार द्वारा जो अभियान चलाया गया, क्यों चलाया गया, कौन कौन से इसमें विमान शामिल थे, ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश आज करने वाले हैं। सबसे पहले भौगोलिक स्थिति से शुरुआत करते हैं। तो आप ये जो मैप देख पा रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में ये है सूडान। ये विभाजन से पहले का सूडान है। इसके बाद इसमें एक विभाजन हो चुका है 2011 में और उसके बाद बना साउथ सूडान। यहाँ से विभाजन होके बना, ये बना साउथ सूडान। ये नॉर्थ वाला इसको सूडान कहते हैं। इसकी राजधानी है खार्तूम। यहाँ आप ये देखें कि यहाँ इसकी पोजीशन क्या है। ये है यहाँ लाल सागर, ये है भूमध्य सागर, बीच में है यहाँ स्वेज नहर, यानी कि ये वो एरिया है जहाँ से जो वर्ल्ड ट्रेड है उसका लगभग 12% और जो ऑयल ट्रेड है उसका लगभग 20% यहाँ से कंट्रोल होता है। कहाँ से? अरब सागर और रेड सी यानी कि लाल सागर और स्वेज नहर। सूडान का ही एक जो पोर्ट है जिसका नाम है पोर्ट सूडान, ये भी इस लाल सागर के तट पर है, यानी कि ये भी उस पोजीशन पर है जहां से जो लाल सागर से होने वाला व्यापार है यानी कि जो स्वेज नहर से होने वाला व्यापार है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो अलग अलग जो वैश्विक महाशक्तियां हैं उनका एक पर्पज ये भी है कि ऐसी स्थिति पर वो अपना अधिकार रख सकें जहां से ऑयल ट्रेड है या वर्ल्ड का जो और जो टोटल ट्रेड है उस पर उनकी एक तरह से पोजीशन अच्छी बनी रहे। सूडान का विभाजन हुआ, बना साउथ सूडान। इसके बाद क्या तस्वीर बन के आती है सूडान की? तो अब सूडान ऐसा है, यानी इसमें साउथ सूडान अलग जा चुका है। अब सूडान का बॉर्डर कितने देशों से मिलता है? कुल 7 देश हैं। पहला इजिप्ट यानी मिस्र, दूसरा लीबिया, तीसरा चाड, चौथा है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, पांचवा है साउथ सूडान जो अब इसी में से अलग हुआ है, छठा है इथोपिया और सातवां है इरिट्रिया। ये मैं किस लिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार प्रीलिम्स एग्जाम में, यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, हो सकता है आरएएस में भी पूछा जा सके कि इनमें से किस देश के साथ सूडान की सीमा नहीं लगती है या सूडान अपना जो बॉर्डर है किससे साझा नहीं करता है। एक खास बात और ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि सूडान का जो तट यहाँ लगता है किससे? लाल सागर से। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है क्या सूडान लैंडलॉक कंट्री है या नहीं। लैंडलॉक कंट्री क्या होते हैं या भू आविष्टित जो देश हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं जो जिनके चारों तरफ कहीं भी समुद्री सीमा नहीं लगती है। तो क्या सूडान लैंडलॉक है? तो उसका उत्तर है नहीं। सूडान की सीमा किससे लगती है? लाल सागर से। लेकिन साउथ सूडान लैंडलॉक है। साउथ सूडान की सीमा अब कहीं भी किसी भी समुद्र से नहीं लगती है। साउथ सूडान आप ये देख पा रहे हैं, चारों तरफ इसके अलग अलग जो देश है, तो कहीं भी इसकी सीमा किससे नहीं लगती? समुद्र से। तो ये एक ज्योग्राफिकल इसकी पोजीशन हुई, 7 देशों से सीमा लगती है और इसके साथ साथ लाल सागर से भी इसकी सीमा लगती है।
अब जो हमारा मुद्दा था, यानी कि हम इसमें क्या क्या देखने वाले थे, सबसे पहले हम देखने वाले थे भौगोलिक स्थिति जो कि हमने समझी। फिर हम देखने वाले हैं कि वर्तमान कारण क्या है, झगड़ा आखिर अचानक क्यों शुरू हुआ। कोई भी टॉपिक समझने से पहले हमारा पहला मुद्दा यही रहता है या पहला इंटरेस्ट यही रहता है ये जानना कि आज ऐसा क्यों हो रहा है। आज झगड़े का जो कारण है उसको अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैं कहूं, एकदम सामान्य भाषा में कहूं, तो ये दो लोगों के बीच में एक सत्ता संघर्ष है, जिनमें से एक यहाँ की जो आर्मी यानी कि सूडानियन आर्म्ड फोर्स उसके चीफ है, और एक यहाँ का अर्धसैनिक बल यानी कि आरएसएफ रैपिड सपोर्ट फोर्स उसके चीफ है। इनका नाम है अब्दुल फतेह अल बुरहान और इनका नाम है मोहम्मद हमदान डगलो। तो ये एक तरह से सेना यहाँ की जिसका नाम है एसएएफ उसके प्रमुख है। साथ ही साथ यहाँ सैन्य शासन है, तो ये यहाँ के राष्ट्रपति भी हैं। कौन है राष्ट्रपति? अब्दुल फतेह अल बुरहान। और ये उपराष्ट्रपति और आरएसएफ के प्रमुख हैं। आरएसएफ क्या है? यहाँ एक पैरामिलिट्री या एक अर्धसैनिक बल यहाँ का है जिसके प्रमुख है मोहम्मद हमदान डगलो। तो सामान्य भाषा में एकदम हम ये कह सकते हैं कि सत्ता संघर्ष है दो लोगों में, जो कि बहुत आम है। मतलब इतिहास ऐसी चीजों से भरा हुआ है जहां दो लोग आपस में कब्जा चाहते हैं। एक चाहता है सत्ता पर उसकी पकड़ मजबूत रहे, दूसरा अपने लिए कुछ उम्मीदें तलाश रहा है कि उनकी भी सत्ता में कुछ पकड़ बन सकती है। बिल्कुल सामान्य अर्थों में सत्ता संघर्ष। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी देश का जो पैरामिलिट्री फोर्स है या अर्धसैनिक बल है, क्या वो इतना मजबूत कैसे हो सकता है कि जो वहां की रेगुलर आर्मी है उसको चैलेंज कर सके। सीधी सी बात है, इसके पीछे किसी ना किसी बाहरी ताकतों का हाथ तो होगा ही होगा। अब हम उन कारणों की तलाश करेंगे कि अर्धसैनिक बल इतना मजबूत कैसे हो गया, उसके पास इतने हथियार कैसे हो गए कि वो उसी देश की सेना के अगेंस्ट खड़ा हो सके। तो यानी कि ये होगी इसकी पृष्ठभूमि। हम ये भी समझेंगे कि ये सब कैसे हुआ और ये कहाँ से शुरू हुआ कि आज नौबत ये आ गई कि किसी देश की अर्धसेना या अर्धसैनिक बल उस देश की सेना के अगेंस्ट खड़ा है। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं जब सूडान आजाद हुआ। आजाद कब हुआ? ये जनवरी 1956। जनवरी 1956 में सूडान आजाद हुआ। और भारत कब आजाद हुआ? भारत आप सभी जानते हैं अगस्त 1947। मैं भारत से तुलना क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कारण दोनों में कुछ कुछ एक जैसे रहे। जैसे जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के साथ ही भारत का विभाजन हो गया धर्म के आधार पर। एक तरफ बना पाकिस्तान और दूसरी तरफ रहा कौन? भारत। धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ। ऐसे ही कुछ कारण यहां विद्यमान थे। यहां दो धर्मों को मानने वाले लोग खास तौर पर थे। एक कौन सा? इस्लाम, और दूसरा क्रिश्चियन धर्म यानी कि ईसाई। यहां भी यही ऐसा कुछ कारण था झगड़े का कि दो अलग अलग समुदाय थे, अलग अलग धर्मों के लोग थे, एक दूसरे से अलग होना चाहते थे। भारत में तो विभाजन हो गया, विभाजन के साथ ही यानी कि अलग अलग दो देश बन गए। आज़ादी के साथ ही भारत में तो विभाजन हो गया, लेकिन यह आज़ादी के साथ विभाजन नहीं हुआ था। 1956 में अंग्रेजों का ही गुलाम था ये भी, अंग्रेजों का, और साथ के साथ मिस्र का भी इस पर कब्जा था। अंग्रेज जाते जाते ये बीज यहाँ बोके गए कि आज ना तो कल यहाँ विभाजन हो ही जाएगा। और ये विभाजन तब तो नहीं हुआ, कब हुआ विभाजन? 2011 में। और इसी आधार पर हुआ, धर्म के आधार पर। एक बना जो नॉर्थ सूडान यानी कि जो इस्लाम वाली पॉपुलेशन थी उनके लिए, जो आज का वर्तमान सूडान है वो, और साउथ सूडान जिसमें ईसाई वाली पॉपुलेशन थी उनके लिए बना साउथ सूडान। एक बार मैप पर देखते हैं। ये जो मैंने यहाँ दिखाया था सबसे पहले, ये है नॉर्थ सूडान जिसमें इस्लाम बहुल पॉपुलेशन थी, और ये साउथ सूडान जहाँ क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाई धर्म को मानने वाले लोग थे। यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये विभाजन होने के बाद ये वर्तमान सूडान, यही नॉर्थ सूडान है जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन बाहुल्य में है। अब विभाजन तो हो गया, इसके बाद भी यहाँ चीजें सामान्य नहीं हुई, यानी कि अस्थिरता लगातार बनी रही। अब उसके क्या कारण थे? अब आते हैं हम नॉर्थ सूडान पे। नॉर्थ सूडान में क्या हालत रहे? नॉर्थ सूडान में भी आप यहाँ देख रहे हैं, ये है दारफुर। तो ये जो दारफुर रीजन है ये वाला, और इधर का दूसरा क्षेत्र जो बचा, इन दोनों में भी आपस में झगड़ा था। और आपस में झगड़ा किस वजह से था? यहाँ झगड़ा था कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है ये मूलतः अफ्रीकी मूल की ही है, यहाँ की नेटिव पॉपुलेशन है, ये यहाँ के स्थानीय मूल निवासी है। कौन से क्षेत्र के? दारफुर क्षेत्र के, इधर यानी कि सूडान का पश्चिमी जो क्षेत्र है। पूर्वी भाग जो है यहाँ ज्यादातर अरब पॉपुलेशन है। इधर आपको पता है ये सऊदी अरब है,
संयुक्त अरब अमीरात सब इधर ही हैं, जो अरब कंट्री हैं वो सब इधर है। तो यहाँ वो लोग हैं जो अरब से आए हुए हैं या वो लोग हैं जिनके पूर्वज अरबी थे। तो यहाँ की पॉपुलेशन अरब बाहुल्य वाली है और यहाँ वाली पॉपुलेशन नॉन अरब, इधर हो गए नॉन अरब। वैसे कारण बहुत सारे हैं, सबसे प्रमुख कारण ये था, इधर है अरब पॉपुलेशन, इधर है नॉन अरब, और ये अफ्रीकी मूल के हैं, ये अरबी मूल के हैं। इनमें भी इस आधार पर एक तरह से झगड़ा चल रहा था, जबकि दोनों ही मुसलमान हैं ये। अब इनमें झगड़ा किस बात पर चल रहा था? अरब और नॉन अरब पर। अब इस झगड़े को शांत करने के लिए यहाँ जो नॉन अरब हैं यानी कि जो अफ्रीकी मूल के हैं, इनको दबाने के लिए एक आर्म फोर्स कह सकते हैं या मिलिशिया जिसको कहना ज्यादा सही है, जंजावीड़। मिलिशिया क्या होता है? नागरिक सेना जिसको हिंदी में बोलते हैं। वैसे तो इसका सही ट्रांसलेशन नागरिक सेना नहीं है, मिलिशिया को ही आप समझे। मिलिशिया दरअसल ऐसा एक समूह होता है कि स्थानीय लोगों को ही सरकार द्वारा एक तरह से सहयोग दिया जाता है, उनको हथियार वगैरह दे दिए जाते हैं, जो वहाँ के लोग हैं कि आप ही हथियार लो और यहाँ जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उसको आप ही एक तरह से कंट्रोल करो। ऐसा ही भारत में भी किया गया है। आप अगर इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हैं यूपीएससी एग्जाम में, तो वहाँ आप देखेंगे कि आपने एक नाम सुना होगा, सलवा जुडूम। सलवा जुडूम क्या था कि छत्तीसगढ़ के आसपास का नक्सलवाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ क्या था, या नक्सलवाद को से प्रभावित जो क्षेत्र है उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार द्वारा ही स्थानीय कुछ लोगों को हथियार दिए गए। 2005 में ये शुरू किया गया, फिर 2011 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सलवा जुडूम को रोक दिया गया, बैन कर दिया गया। यहाँ भी कुछ ऐसा ही था कि जो जंजावीड़ समूह है यहाँ का स्थानीय, उनको हथियार दिए गए। ये जंजावीड़ अरबी मूल वाले थे, यानी कि इधर वाले जो रहने वाले थे ये, और इनको हथियार इसलिए दिए गए कि वो जो नॉन अरब हैं उनको कंट्रोल कर सकें। ये एक गुट बना, मिलिशिया गुट, यानी कि नागरिक सेना, जिसको हथियार दिए गए सरकार द्वारा सपोर्ट किया गया कि इनको कंट्रोल कर पाओ, जो अलग होना चाह रहे हैं। कौन से? अफ्रीकी मूल के हैं, नॉन अरब हैं। अब इनको हथियार वगैरह दे दिए गए। ये बात है कब की? लगभग 2003 की। इन्होंने उस दौरान इनको कंट्रोल कर लिया। इनका एक तरह से बहुत ही क्रूरता से दमन किया गया। इनको जाना भी जाता है इस चीज के लिए, यानी कुख्यात एक समूह है ये जिसने इनको क्रूरता के साथ कंट्रोल किया। अब कंट्रोल तो कर लिया गया, बात हो गई 2003 की, यानी अगला विभाजन तो यहाँ नहीं हुआ। लेकिन कंट्रोल करने के बाद अब ये लोग एक तरह से बेरोजगार हो गए, यानी कि अब इनका जो उद्देश्य था वो तो पूरा हो गया। अब गवर्नमेंट को लगा कि इनका क्या होगा, या इस समूह के जो संचालक थे, जो इसके कर्ता धर्ता थे, उनको लगा कि अब उनकी भी एक तरह से जो महत्व है वो भी खत्म हो जाएगा। इसी गुट को ऑर्गेनाइज कर दिया गया। कब? 2013 में। और 2013 में इसको एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज वे दे दिया गया और इसका नाम रख दिया गया रैपिड सपोर्ट फोर्स, यानी कि RSF। और उसी के प्रमुख हैं कौन? हमदान डगालो, मोहम्मद हमदान डगालो, जो आप आज का RSF देख पा रहे हैं। ये कहानी किस लिए सुनाई गई? ताकि आप समझो कि ये RSF का उदय क्यों हुआ, ये इतना पावरफुल क्यों है। क्योंकि और या गवर्नमेंट को इसका सपोर्ट इसलिए था क्योंकि गवर्नमेंट में भी अरब बाहुल्य के लोग थे, वो इनको दबाना चाह रहे थे। सरकार द्वारा पूरी तरह से इनको सपोर्ट था, इनको हथियार दिए गए हैं, जिस वजह से आज ये इतने पावरफुल हैं। और अभी इन्हीं को, इस जंजावीड़ समूह को ही ऑर्गेनाइज करके बना दिया गया RSF। अब वापस आते हैं हमारे मुद्दे पर एक बार, जो हम पढ़ रहे थे, इसकी पृष्ठभूमि हमने पढ़ी। उसमें एक कारण तो हमने पढ़ा कि RSF इतना पावरफुल क्यों हुआ, या RSF का बैकग्राउंड क्या है, तो RSF की उत्पत्ति कैसे हुई, ये हमने समझा। अब आगे बढ़ते हैं हम कि यहां इतनी अस्थिरता क्यों है। कहां? सूडान में अस्थिरता के कारण क्या है? पहला कारण तो था कि धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, एक तो इस्लामी पॉपुलेशन और नॉन इस्लामिक ईसाई पॉपुलेशन। अब आते हैं कि यहाँ लगातार सैन्य शासन रहा। 1989 से लेकर 2019 तक किसकी सरकार रही यहाँ? उमर अल बशीर, ये भी सैन्य शासक ही थे, 2019 तक रहे सत्ता में। अब जनता ने इनके खिलाफ विद्रोह किया, इन्होंने उसको दबाने की बहुत कोशिश की। इन्होंने जनता को कहा, और विद्रोह का कारण क्या था? सबसे प्रमुख कारण था लोकतंत्र की मांग। पब्लिक चाहती थी कि लोकतंत्र की स्थापना हो सके। इन्होंने कहा कि मेरा ये जो टेन्योर है, ये जो कार्यकाल है, वो पूरा हो जाने दो, उसके बाद हम लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। लेकिन फिर भी विद्रोह दबाया नहीं जा सका। देश कर्ज में भी डूबा हुआ था, IMF की शर्तों पर जो ऋण लिया हुआ था, जिस वजह से क्या हुआ था, महंगाई बहुत ज्यादा थी। ये सारे मिले जुले कारण थे जनता के विद्रोह के, जिसमें जनता चाहती थी कि उमर अल बशीर को हटा दिया जाए, और 2019 में उनको हटा दिया गया। और ये जो हटाया गया वो भी सेना के द्वारा ही, ये भी सैन्य शासक थे और इनको भी सेना ने ही हटाया। और बना के राष्ट्रपति कौन बने? वही कौन? अब्दुल फतेह अल बुरहान, जो वर्तमान में वहाँ की सेना के प्रमुख भी हैं। और इन्हीं के साथ तब कौन थे? इन्हीं के डेप्यूटी, जो अब RSF के चीफ हैं, मोहम्मद हमदान डगलो।
यानी इन दोनों ने मिलकर एक तरह से किसको हटाया, उमर अल बशीर को, और सत्ता ले ली अपने हाथ में। अब ये सत्ता पूरी तरह इनके हाथ में नहीं थी। सत्ता जब ली गई तब वादा किया गया कि एक मिलीजुली सरकार यानी कि एक सॉवरेन काउंसिल बनाई जाएगी। अब इस सॉवरेन काउंसिल का क्या मतलब होगा, इस सॉवरेन काउंसिल में था कि इसमें होगी सेना प्लस नागरिक सरकार भी इसमें होगी, यानी उनका भी इसमें प्रभुत्व होगा या उनका भी योगदान होगा। सेना भी होगी और नागरिक सरकार भी इसमें होगी। और जिसके प्रधानमंत्री कौन बनाए गए, हमदोक, अब्दुल्ला हमदोक। बात कब की है, 2019 की। वादा किया गया था कि 2019 में जब सरकार बनाई गई कि 2023 के अंत तक, ये 2019 से 2023 के लिए वादा किया गया था कि 2023 के अंत तक सेना द्वारा जो पूरी तरह से सत्ता है नागरिक सरकार को सौंप दी जाएगी। यानी कि ये जो अब्दुल्ला हमदोक हैं, यहाँ चुनाव भी करवाया जाएगा और नागरिक सरकार को सत्ता सौंप दी जाएगी, यानी लोकतंत्र की स्थापना कर दी जाएगी। कब तक का वादा था, 2023 तक का। लेकिन 2023 से पहले ही आ गया 2021 का एक घटनाक्रम, और उसमें क्या हुआ, सेना ने सत्ता पर पूरा नियंत्रण ले लिया। तो सेना का सत्ता पर पूरा नियंत्रण हो गया पहले जहां, और इनको हटा दिया गया। प्रधानमंत्री जो कौन थे, अब्दुल्ला हमदोक, और इन दोनों का एक तरह से यानी कि अब्दुल फतेह अल बुरहान और मोहम्मद हमदान डगालो, इनका पूरी तरह से कंट्रोल हो गया। अब सेना पर 2021 में इनका कंट्रोल हो गया, और जो जनता थी जो चाह रही थी लोकतंत्र की स्थापना, वो मांग फिर भी अटकी की अटकी ही रह गई। अब ये अपने आप को दिखाते हैं हमदान डगालो कि वो आम जनता के एक तरह से नुमाइंदे हैं या उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। बुरहान जो है, अब्दुल फतेह अल बुरहान, ये चाहते हैं सत्ता पर एक तरह से अपनी पकड़ बनाए रखना, ये चाहते हैं सत्ता पर खुद काबिज होना। इसमें अभी एक पॉइंट है जिस वजह से लड़ाई चल रही है, वो क्या है, इन्होंने चाहा कि जो आरएसएफ के प्रमुख हैं डगालो, इस आरएसएफ का एकीकरण कर दिया जाए सेना के साथ। एक ही देश में दो अलग अलग इतने बड़े सत्ता के केंद्र होना उस देश की जो एकता है उसके लिए खतरा है। यानी कि आरएसएफ अपने आप में इतना पावरफुल होता जा रहा है, तो ये वहां की सेना के लिए चुनौती थी, खतरा था। तो इन्होंने चाहा कि इसको भी, यानी इस दल को भी सेना के साथ ही मिला दिया जाए। अब अगर इस दल को सेना के साथ मिला दिया जाएगा तो एक तरह से तो इनकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। इनको लगेगा कि ये इसी के दम पे तो ये इतने पावरफुल हैं। अगर आरएसएफ को सेना में मिला दिया गया तो इन्होंने कुछ अपनी शर्तें लगाई। अगर इसको सेना में मिलाया जाता है तो किस शर्त पर एकीकरण किया जाएगा, और जो नया दल बनेगा उसका प्रमुख कौन होगा। साथ ही इन्होंने इसको डिले करने के लिए बोला कि इसके लिए कम से कम 10 वर्ष की अवधि होनी चाहिए। अब ये सारी चीजें इनको मंजूर नहीं है। ये चाह रहे हैं कि इसका जितना जल्दी हो पाए विलय सेना में हो जाए, ताकि जो सेना का एकीकरण किया जा सके, आरएसएफ की जो ऐसे मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले आए हैं उन पर कंट्रोल किया जा सके, इसको सेना में पूरी तरह से एक ऑर्गेनाइज वे में इसको मर्ज किया जा सके, जिसके ये खिलाफ हैं। और यही हुआ कब, जब डेट थी 15 अप्रैल 2023 कि आरएसएफ ने अपने अपने लोगों को ऐसे प्रमुख संस्थानों पर नियुक्त करना या उनको डिप्लॉय करना शुरू किया। सेना ने इसको अपने लिए चुनौती लिया और 15 अप्रैल 2023 को गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। कहाँ, सूडान में। और अभी भी ये चल ही रहा है। अलग अलग देश वहां से अपने नागरिकों को वापस निकालने में जुटे हुए हैं। अब देखते हैं कि इसमें जो वर्ल्ड पावर है, अंतर्राष्ट्रीय जो शक्तियां हैं, उनका क्या रोल है। एक तरफ सेना द्वारा शासित और एक तरफ आरएसएफ। अब इसमें कुछ देश हैं जैसे कि मिस्र है, वो सेना को सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि रूस है वो सेना को सपोर्ट कर रहा है। आरएसएफ को कौन सपोर्ट कर रहा है, इनको जैसे कि यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा सऊदी अरब, ये इनको सपोर्ट कर रहा है डायरेक्टली। और इनडायरेक्टली जो जिसका सपोर्ट रूस करेगा तो उसके अगेंस्ट कौन होता है, इनडायरेक्टली अमेरिका। ये सिंपल सा है, ये आप समझते ही है। अभी इसमें एक नया गेम और एक नया पार्टनर और इसमें चीन। एक बार वापस मैप में समझने की कोशिश करते हैं। ये जो इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन है, अभी कुछ दिन पहले यानी कि फरवरी 2023 में यहाँ की सेना ने रूस को परमिशन दे दी कि ये जो पोर्ट सूडान यहाँ है, सूडान का एक बारी सारा मैं हटा देता हूँ। ये जो पोर्ट सूडान है लाल सागर के तट पर, तो यहाँ की सेना द्वारा परमिशन दे दी गई रूस को कि वो यहाँ अपना एक मिलिट्री बेस या नेवल बेस यहाँ बना सके।
अब इससे क्या होगा, रूस को यहाँ चाहिए थी अपनी ज्योग्राफिकल जो पोजीशन है और मिलिट्री पोजीशन है वो मजबूत करना, ताकि यहाँ के ट्रेड पर कंट्रोल हो सके हमेशा। स्वेज नहर भी यहाँ से गुजरती है। यहीं बगल में है जिबूती, जिबूती पर चीन का आर्मी बेस या नेवल बेस बना हुआ है, एक सैन्य अड्डा चीन का यहाँ बना हुआ है। यहाँ बनाना चाह रहा है रूस, और रूस को परमिशन मिल भी चुकी है बनाने की, लेकिन बनाता उससे फरवरी 2023 में ये परमिशन मिली, उससे पहले ही यहाँ बनाना शुरू करता तो यहाँ लड़ाई झगड़े अब शुरू हो गए। अगर रूस यहाँ के बैठ जाएगा तो ये चुनौती है अमेरिका के लिए, उनको लगता है कि वो कभी भी ये ट्रेड कंट्रोल कर सकता है। चीन यहाँ पहले से ही है, आजकल रूस और चीन भी एक ही गुट में दिखाई दे रहे हैं, आप जैसे कि देख रहे हैं रूस और यूक्रेन युद्ध में चीन रूस के सपोर्ट में है। तो इस तरह की जो एक पोजीशन, ये कह सकते हैं जियो पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, उसमें भी अब अलग अलग वर्ल्ड पावर जो है उनका इन्वॉल्वमेंट है। एक दल है रूस के साथ और चीन के साथ, एक दल है अमेरिका के साथ, फिर यूएई और जो सऊदी अरब है उनका एक और इंटरेस्ट है यहाँ के फार्मलैंड, यानी कि यहाँ की जो कृषि भूमि है, वैसे यहाँ बहुत ज्यादा उपजाऊ भूमि नहीं है, लेकिन फिर भी खार्तूम के आसपास जहां नील नदी की दो शाखाएं मिलती हैं, श्वेत नील और नीली नील, तो वहां के आसपास जो भी उपजाऊ क्षेत्र है, तो सऊदी अरब में बहुत ज्यादा रेगिस्तान है, वहां पैदावार बहुत अच्छी नहीं होती, तो वो चाहते हैं यहाँ के कृषि क्षेत्र का भी उपयोग कर सके। तो सऊदी अरब का भी अपना इंटरेस्ट है, और ये अपने अपने इंटरेस्ट के लिए अलग अलग अपने पार्टनर चुन रहे हैं। तो सऊदी अरब ने और यूएई ने चुना है आरएसएफ को, ये जिसके प्रमुख कौन है, डगालो, मोहम्मद हमदान डगालो, और इसके प्रमुख कौन है, बुरहान अब्दुल फतेह अल बुरहान। तो ये अपने अपने सपोर्ट के हिसाब से या अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक दूसरे को सपोर्ट दे रहे हैं। अब भारत सरकार ने भी अफ्रीका के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा निवेश करना शुरू किया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं भविष्य का जो देश है या भविष्य का महाद्वीप कहा जा रहा है किसको, अफ्रीका को। अफ्रीका में संसाधन बहुत ज़्यादा है और अभी तक उनका दोहन हो नहीं पाया है। तो सारे देश जो है, सारी वर्ल्ड पावर जो है अफ्रीका पर अपना कंट्रोल चाहती है। तो भारत भी बहुत ज़्यादा वहाँ मदद करके या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके उस तरह से भारत भी अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। ये हुई सामान्य बात, या जो आप जियोपॉलिटिकल बात कह सकते हैं, जिसमें दो गुट हैं अलग अलग को सपोर्ट कर रहे हैं। अब भारत सरकार का ऑपरेशन कावेरी क्या है, एकदम सिंपल सी बात है, अपने जो नागरिकों को वहां से वापस निकालने के लिए शुरू किया गया अभियान है, जिसमें कौन कौन से जहाज, तो नौसेना का INS सुमेधा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाली चीजें हैं, INS सुमेधा इसमें है, और वायुसेना के दो विमान हैं इसमें, कौन सा, C-130J, ये इस मिशन में लगे हुए हैं। भारत के लगभग 3 से 4 हजार कुछ नागरिक हैं जिनको सुरक्षित वापस लाया जा रहा है। तो ये हुई पूरी कहानी। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या पूछा जा सकता है, जियोपॉलिटिकल इश्यू क्या है, वहाँ की जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, वर्तमान कारण क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, विवाद कहाँ से शुरू हुआ, और ये सारी चीजें आज हमने समझी। अब लास्ट में एक अभ्यास प्रश्न जो आप लिखकर एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका उत्तर। क्वेश्चन क्या है, सूडान में जारी राजनीतिक संकट के कारणों का उल्लेख करते हुए वैश्विक राजनीति पर इसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। यानी पहले आपको बताना है कि कारण क्या है, यहाँ ऐसा संकट क्यों आया, उसमें आपको सारे कारण बता सकते हैं आप, वर्तमान भी और ऐतिहासिक भी, और इससे अब वैश्विक जो राजनीति है, जियोपॉलिटिक्स जो है, उस पर किस तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं, इनका विश्लेषण कीजिए। यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब इसी तरह के किसी और मुद्दे के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।